स्टेट एट फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन, क्या होता है पाथ फंक्शन? सो कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन वो है जो किस रास्ते से वो जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा कि बताइए इनिशियल कंडीशन में कोई गैस था, उसका प्रेशर, यहाँ पे गैस, एक गैस के लिए मैं पीवी कर्व ड्रॉ करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है लकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी। ठीक है, तो कहता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पीवी कर्व में मान लीजिए कोई गैस किस पाथ से जाए, कोई गैस हो सकता है सीधे ऐसे चली जाए, कोई हो सकता है ऐसे करके जाए। ठीक है, तो हमें इन तीनों केसेस में क्या दिख रहा है, हमें तीनों केसेस में दिख रहा है कि तीनों केसेस में एरिया अंडर द कर्व अलग अलग आएगा, एरिया नीचे का अलग अलग आएगा, एरिया अलग अलग आएगा, इसका मतलब ऑर्गन अलग अलग होगा। ठीक है, अगर हम ये सोचना चाहें कि भैया इन तीनों केसेस में क्यू की कहानी क्या होगी और अपने पास डेल्टा यू की कहानी क्या होगी, तो ध्यान से देखो, तो इन तीनों केसेस में डेल्टा यू जो है वो सेम रहेगा, डब्लू जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, क्यों डेल्टा यू सेम रहेगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रहा होगा T1, यहाँ टेम्परेचर रहा होगा T2, मोल्स कांस्टेंट ही है, एनसीबी डेल्टा टी हम लगा लेंगे। तो चाहे किसी भी रास्ते से वर्क डन होता हो, लेकिन हमें ये पता है कि T1 और T2 तो सेम ही है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम ही है, तो भैया उस केस में डेल्टा यू जो है वो सेम ही रहेगा। डेल्टा एच भी बोलता तो भी सेम होता, क्योंकि एनसीपी डेल्टा टी लगा लेते। तो हमें एक चीज दिख रही है क्या, कि इसको इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन से रास्ते से गए, इसको लेकिन इस बात से लेना देना है कि कौन से रास्ते से गए हैं। तो वो फंक्शन जो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट से इसका सिर्फ लेना देना नहीं है, उस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो डिपेंड्स ऑन पाथ, सिंपल, बिल्कुल वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी है। जैसे डिस्टेंस, भैया ऐसे ऐसे गोल गोल सांप जैसा घूम के जा रहा है, तो दैट इज अ पाथ फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी पे आते हैं, उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना है। तो सेम यहाँ पे कहानी है कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए पाथ फंक्शन का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल जो जस्ट अभी देखा, डब्ल्यू क्यू, क्यू कैसे होगा, फर्स्ट लॉ लगाओ, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ऐसे भी सोच के देखो कि भैया ये तो यहां से लेके यहां तक के लिए फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन ये केस ए केस बी और केस सी में ये वाली चीज बदल जा रही है, लेकिन ये सेम है, इसका मतलब ये भी हर केस में बदलता होगा, तभी तो दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए भैया क्यू और डब्ल्यू का जो सम है वो अपने पास फिक्स है, लेकिन क्यू और डब्ल्यू कैसे हैं, पाथ फंक्शन है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि भैया बहुत बार ऐसा संभव है कि दो पाथ फंक्शन का सम जो है वो स्टेट फंक्शन हो जाए, पर दो स्टेट फंक्शन का सम हमेशा स्टेट फंक्शन होगा, वो कभी पाथ फंक्शन नहीं हो सकता। अगर दो आपके पास स्टेट फंक्शन है तो उनका जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी अ स्टेट फंक्शन। अब जैसे यहाँ पे डेल्टा एस है, डेल्टा यू है, डेल्टा एच है, डेल्टा टी है, ये जितनी भी चीजें हैं, डेल्टा टी है, डेल्टा जी है, ये जितनी भी चीजें हैं ऑल दीज आर स्टेट स्टेट फंक्शन, और ये जो पाथ के ऊपर डिपेंड किया, रास्ते के ऊपर डिपेंड किया, दैट इज पाथ फंक्शन। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं, ऐसे पूछेगा कि बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। अब एडियाबेटिक जैसे बोला तो इसका मतलब क्यू जीरो और ये जीरो, तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर, और हमें पता है कि ये स्टेट फंक्शन तो ये भी स्टेट फंक्शन। तो जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोसेस बोल दे तो आप उस समय जरा ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि उस स्पेसिफिक प्रोसेस में कहानी कैसी है। इन जनरल बोले तो डब्ल्यू इज अ स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन, चलेगा? यहां तक में कोई दिक्कत है बच्चों वाली चीज है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे फटाफट से। इंटेंसिव एक्सटेंसिव जैसे था वैसे इसकी कहानी है। अब चूंकि डेल्टा यू डेल्टा एच आप नहीं पढ़े थे, तो अब अपन पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत करने में मजा आएगा इसको। चलो, ये बच्चों वाली चीज ज्यादा कुछ है नहीं, चलिए।
सो अब अपन आने वाले हैं दैट इज नेक्स्ट पैरामीटर इसके बारे में, दैट इज एंट्रोपी। तो आज का अपना क्लास होने वाला है एंट्रोपी के बारे में, भैया एंट्रोपी क्या चीज है। सो देखो एंट्रोपी को डिफाइन कैसे किया है, एंट्रोपी को बोलता है दिस इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। कहीं पे कोई चीज कितनी रैंडम है इसको मेजर करने के लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल किया था दैट इज एंट्रोपी। मेजर ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी। अब रैंडमनेस को मेजर कैसे करते हैं, सो कहता है थर्मोडायनेमिकली कि अगर आप हीट किसी सिस्टम को दीजिएगा तो वहां रैंडमनेस आएगी। क्यों रैंडमनेस आएगी, क्योंकि हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बराबर नहीं होता। मान लो मैं इस चीज को हीट दूं, इस वॉलेट को हीट दूं, तो होगा क्या ना कि हर एटम में, हर यहाँ पार्टिकल में ना बराबर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो रैंडमनेस आएगी। लेकिन इसी पे अगर वर्क डन करूं तो देखो ये वर्क डन कर रहा हूं तो सबके साथ कहानी सेम है, क्योंकि यहाँ मैक्रो लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, तो भैया यहाँ वाले पार्टिकल के साथ जो कहानी है वो इधर वाले के साथ है, इधर वाले के साथ जो इधर वाले के साथ है। तो इसलिए वर्क डन की वजह से कभी रैंडमनेस नहीं आता। रैंडमनेस जब कभी भी आता है तो किसकी वजह से आता है, हीट की वजह से आता है, क्योंकि हीट जब आप देते हैं तो एनर्जी का इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अब कहता क्या कि एंट्रोपी है क्या, ये तो समझ लिए। अब रैंडमनेस को थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं, तो देखो रैंडमनेस का मतलब सीधा सा बात है कि अगर आपने कोई सामान लिया, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने पानी गर्म करना शुरू किया। पानी गर्म करना शुरू करेंगे तो हमें पता है कि भैया एक तरफ जो है वो पानी थोड़ा सा अलग टेम्परेचर पे होगा, दूसरा पार्टिकल अलग होगा, तीसरा पार्टिकल अलग होगा, तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स अलग अलग टेम्परेचर पे रहेंगे। सो अलग अलग वेलोसिटी दिखाएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी वहां दिखा रहे होंगे, तो दैट इज बेसिकली द रैंडमनेस। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, तो कहता क्या है कि थर्मोडायनेमिकली कहता है कि रैंडमनेस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ कहता है कि एंट्रोपी जो है, इसको डिनोट करते हैं एस से, तो कहता है कि आप एंट्रोपी को कह सकते हैं एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर हीट ज्यादा है तो आपके पास एंट्रोपी ज्यादा, अगर जितना ज्यादा आप हीट देते जाइएगा आपका एंट्रोपी बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान देना एक बात, चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं और तब निकल के आता है एक कहानी, दैट इज डेल्टा एस रिवर्सिबल या डीएस रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इक्वल्स टू डीक्यू रिवर्सिबल बाई डी। अब कुछ फैक्चुअल बातें जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये कि भैया हमें पता है कि अगर इंट्रोपी की चर्चा कर रहे हैं तो हमें पता है कि गैस की इंट्रोपी सबसे अधिक होगी, फिर अपने पास लिक्विड की होगी, फिर अपने पास सॉलिड की होगी। अगर हमसे पूछ रहे कि हाइड्रोजन गैस और वाटर और एक आयरन बॉल में एंट्रोपी ज्यादा किसकी होगी तो हम बता लेंगे। लेकिन मजा तो तब आएगा जब अपने से ये कोई पूछे कि आयरन बॉल है 400 डिग्री सेल्सियस पे और एक दूसरे जगह आयरन बॉल है 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो एंट्रोपी ज्यादा किसकी होगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनना। कहता है कि एंट्रोपी जो है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग होगा, अलग अलग स्टेट के लिए, मतलब गैस का ज्यादा फिर लिक्विड फिर सॉलिड। एक और बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे यहाँ एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, वैसे ही एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी होता है। अब ये दोनों बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगते हैं। बोलता है कि यहाँ डेल्टा एस तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी था और एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी होता है, एग्जैक्टली चेंज इन एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर से इनवर्स है। मतलब समझो कि अगर 200 डिग्री पे देखा जाए तो एंट्रोपी चेंज मान लो हो रहा है 5 यूनिट का, और 400 डिग्री पे देखा जाएगा तो एंट्रोपी चेंज हो सकता है हो रहा हो 2 यूनिट का। तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज का अमाउंट कम हो जा रहा है। लेकिन दोनों ही केस में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ेगा। मतलब 10 डिग्री पे अगर आप एंट्रोपी चेंज कीजिएगा तो ज्यादा होगा, 5 डिग्री पे कीजिएगा तो थोड़ा कम होगा।
तो ये कह रहा है आपके पास कि टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी तो बढ़ता ही है। हाई टेम्परेचर लीजिएगा तो चेंज कम दिखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर रहेगा तो चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है कि भैया हम तो बोलते हैं कि एंट्रोपी में टेम्परेचर इनवर्स प्रोपोर्शनल आता है, फिर अगर आयरन बॉल 400 डिग्री पे है और 300 डिग्री पे, तो ज्यादा एंट्रोपी कब, जब 400 पे होगा। लेकिन मान लो किसी ने ये कह दिया कि 400 डिग्री पे उसको हीट दिया 200 जूल, और 300 डिग्री पे भी हीट दिया 200 जूल, ज्यादा चेंज अब किस में देखने को मिलेगा, ज्यादा इंक्रीज किस में होगा, तो 300 डिग्री वाले पे। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर कम था तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा ऑब्जर्वेबल होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एंट्रोपी चेंज कम ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्जर्व आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माना जाता है। डन है क्या मामला? फटाफट से मुझे देख के बताओ, यहां तक में अगर लगे कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, अपन बात करेंगे इसमें। एंट्रोपी चेंज की कहानी और एंट्रोपी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से बोलो। सर दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन करा तो चलो। दो क्वेश्चन है, बोलता क्या है कि बताइए कौन सा बॉल, दो आयरन बॉल लिया, 100 जूल का हीट दिया, एक 300 डिग्री पे था, एक 400 डिग्री पे था। बोला बताइए किसमें एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा। क्या लगता है दोनों में से कौन से वाले में ज्यादा होगा, 300 डिग्री वाले में कि 400 डिग्री वाले में? बढ़िया। तो भैया चेंज ज्यादा किसमें होगा, जिस केस में टेम्परेचर कम था उसमें चेंज ज्यादा ऑब्जर्व होगा, उसमें ज्यादा देखने। तो ये ऐसी कहानी है, समझो। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो कि क्लासरूम क्या है ना, एक क्लासरूम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, और उसमें एक नेल भी गिर जाए, वो बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ही क्या होता है कि तो पिन भी गिर जाए तो आवाज आए। अगर एक नेल भी गिरेगा ना तो उसकी आवाज पूरे क्लास में सुनाई देगी। रात को हम सोए होते हैं, घड़ी के फट फट की आवाज आती है, जो तो ना के बराबर आवाज है ना, वो भी फील होती है। तो उसमें होता क्या कि एकदम अगर वहां पे मान लो साइलेंस है, इंट्रोपी एकदम कम है, रैंडमनेस एकदम कम है, तो थोड़ा सा भी रैंडमनेस आता है ना तो बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब, बहुत अच्छे से वो ऑब्जर्व होता है। लगता है कि यार ये तो सही में मतलब गजब चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये तो घड़ी की आवाज भी ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़ा पीट रहा हो। वही दिन के टाइम में उस घड़ी की आवाज का तो अता पता नहीं होता, कान लगा के सुनोगे शायद तभी भी सुनाई ना दे। क्यों? क्योंकि दिन में एंट्रोपी ऑलरेडी पूरे सिस्टम कितनी बढ़ी हुई है कि उसमें थोड़ा सा घड़ी की आवाज से उसके जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऑलरेडी हाई एंट्रोपी पे कोई चीज है तो थोड़ा उस समय और हीट दे दिया, हाई टेम्परेचर पे तो हाई एंट्रोपी है, थोड़ा हीट दे दिया तो थोड़ा चेंज होगा। लेकिन लो एंट्रोपी पे है और जरा सा भी हीट दिया तो हाँ एंट्रोपी चेंज ज्यादा फील होगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप वाला। एकदम साइलेंट था, थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज खूब ऑब्जर्व हुआ। हाई एंट्रोपी पे था, थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज पता ही नहीं चला क्या हुआ। बात समझ में आ रहा है इसकी कहानी? तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस पे, और ये आपके पास हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस पे। डन? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपन आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। कहता है
कि इन एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब एनी इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? एक्चुअली रियल में जो दुनिया में प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल तो हम अपने सुविधा के लिए पढ़ते हैं, बाकी दुनिया में होते हैं प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो कहता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जो होता है फॉर सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, ये क्या है? तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है। तो कहता है कि किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा बढ़ रहा है। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो आप देखिएगा तो आप कह रहे होंगे कि उस सिस्टम का ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपने क्या किया, एक थर्मस फ्लास्क के अंदर में ना एक नॉर्मल पानी लिया और उसमें एक बर्फ डाल दिया। अब तुम सोचो कि बर्फ जो है वो आइस से, मतलब जो सॉलिड फेज है उससे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसकी एंट्रोपी तो आपके पास क्या हो रही है? घट रही है। क्योंकि उसके पास क्या हो रहा है तुम्हारे पास, सॉरी उसकी एंट्रोपी तो बढ़ रही है, माय बैड। टेम्परेचर तुम्हारे पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर चूंकि बढ़ रहा है तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ रही है। अच्छा, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है लेकिन जो वहां पे पानी अगल बगल है उसकी एंट्रोपी तो घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। तो अपने पास ये जो कहानी है, मान लो एक आइसोलेटेड बॉटल है, इसका बाहर से कोई लेना नहीं है, अंदर में से पानी है, और पानी में क्या हो गया? यहाँ पे एक बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है। तो बर्फ के टुकड़े की एंट्रोपी क्या होगी? टाइम के साथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भैया हमको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और पानी की एंट्रोपी जो है वो कमेगी। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा होगा टाइम के साथ। तो कहता है कि चूंकि मान लो ये सिस्टम था, मेरा बर्फ का टुकड़ा जो था, अगर ये सिस्टम था, ये सिस्टम था और ये पानी जो था ये सराउंडिंग था, तो ये ओवरऑल कहानी क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। इसके लिए आइसोलेटेड है, ओवरऑल ये यूनिवर्स हो गया। तो कहेगा कि इस यूनिवर्स की जो ओवरऑल जो इंट्रोपी है वो टाइम के साथ बढ़ेगी, मतलब बर्फ की इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ आइस प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब टाइम के साथ ओवरऑल एंट्रोपी जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम का बढ़ रहा होता है। मतलब कोई भी प्रोसेस उसी डायरेक्शन में चलता ही है जिस डायरेक्शन में चलने से ओवरऑल एंट्रोपी को इंक्रीज किया जा सके। ये किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की प्रॉपर्टी होती है और इसी चीज को कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। मतलब कोई भी प्रोसेस उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है जिस डायरेक्शन में जाने से जो पूरा पूरा वो आइसोलेटेड सिस्टम है उस आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। इसी चीज को कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जिस डायरेक्शन में चलने से ओवरऑल एंट्रोपी का इंक्रीज हो सके। दैट इज नोन एज अ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मुझे एक बात बता दो कि ये एग्जांपल और जो भी लॉ समझा है इसमें कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। और याद रखना कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम बहुत बार बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि रिएक्शन या प्रोसेस उस डायरेक्शन में चलेगा जिधर जाने से इंट्रोपी बढ़ेगी। तो बच्चे ये बोलते हैं कि एक बात बताइए, अगर इंट्रोपी बढ़ेगी तो ये बर्फ को तो पिघलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बर्फ जब पिघल रहा है तो यहाँ पे चल, माय बैड, ये जो पानी है इस पानी को ना ठंडा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं ठंडा होना चाहिए था? क्योंकि पानी जब ठंडा हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी तो घट रही है, और ये तो नेचुरली हो रहा है, ऐसा थोड़ी हम जाके उसको ठंडा कर रहे हैं। बर्फ डाल दिया अपने आप से ठंडा हो रहा है, वो तो स्पॉन्टेनियस है। तो वहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया पानी को अगर आपने सिस्टम लिया तो बर्फ काम कर रहा है एज ए सराउंडिंग, और जब बर्फ काम कर रहा है एज ए सराउंडिंग तो जब आप होल यूनिवर्स को वहां कंसिडर कर रहे हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो आपकी भले सिस्टम की इंट्रोपी घट रही है लेकिन सराउंडिंग की इंट्रोपी काफी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल जो यूनिवर्स है उसकी इंट्रोपी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत बार आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है, सर रूम में एसी लगा हुआ है, तो एसी लगा हुआ है तो भैया हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो वो टेम्परेचर तभी कम हो रहा है जब आप वहां पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवा पा रहे हैं, आप एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे हैं तब जाके वो काम हो पा रहा है। नेचुरली आपका रूम ठंडा नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप एक्सटर्नल वर्क देके उस चीज को करवा रहे हैं। चलिए एनीवेज, डन है ये? बिल्कुल खुशी। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो होगा जो अपने आप से हो रहा होगा उसके लिए डेल्टा यूनिवर्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो हो रहा हो, जिसको आप नहीं करवा रहे हैं, वो अपने आप से हो रहा हो। डन है? मैं लिख देता हूँ इसको, बट डन है ये? चलिए बढ़िया, तो मैं इसको लिख देता हूँ।
ठीक है, यही आपके पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलेगा ये कहानी? देख लो एक बार, लॉ में अगर कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से पूछो, फिर अपन आगे बात करें। सर फॉर एनी के बाद क्या लिखा है? फॉर एनी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। For any irreversible spontaneous process, S of universe always increases. Entropy of universe always increases. चलेगा? यस सर। चलिए, अब आते हैं थर्मोडायनेमिकली कि यहाँ पे क्या कहानी चलती है। तो देखो, थर्मोडायनेमिकली हमने शुरू में पढ़ा कि भैया हमें पता है कि ds इक्वल्स टू होने वाला है dq/t। अब बोलता क्या है कि अलग अलग केस में निकालिए कि ds का फॉर्मूला क्या क्या होगा। चलो, तो पहले तो बात कर लेते हैं एडियाबेटिक में कि एडियाबेटिक में अपने पास क्या कहानी होने वाला है, एंट्रोपी का फॉर्मूला कैसे आएगा। अब ऐसे सोच के देखो कि एडियाबेटिक है तो उसमें dq जीरो, हीट एक्सचेंज जीरो, इसका मतलब ds जीरो। इसका मतलब इन आइडियाबेटिक प्रोसेस ds इक्वल्स टू जीरो। आइडियाबेटिक में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम मान के चलते कि वहां पे कोई एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होने वाला। नेक्स्ट कहता है कि अगर आपके पास आइसोथर्मल हो गया तब क्या होगा। चलो आइसोथर्मल के बारे में सोच के देखते हैं जरा। तो अगर आइसोथर्मल है तो इसका मतलब हमें पता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमको पता है आइसोथर्मल तो डेल्टा यू जीरो, मतलब क्यू किसके बराबर, माइनस डब्ल्यू के बराबर। चलो माइनस डब्ल्यू के बराबर है, इसका मतलब अपन यहाँ लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू माइनस nRT ln। अब ln नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटीग्रल फॉर्म में लगाना है तो सीधे लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। चलो इसको इंटीग्रेट करके पूरा कहानी बना लेते हैं। तो W इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं, अपन चाहे तो W इक्वल्स टू क्या लिख सकते, Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, W का मतलब हो गया, आप यहाँ लिख सकते थे माइनस P dV डिवाइड बाई T। ठीक है, अब P dV की जगह आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मन करे तो W की सीधे वैल्यू पुट कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपके पास कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेट होकर आने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे पुट कर लीजिए, माइनस nRT ln V1/V2 डिवाइड बाई टी। ये टी आपके पास कैंसिल हो गया, माइनस को अंदर भेज दो, तो ये आपके पास हो गया आर nR ln V2/V1। ये आपके पास डेल्टा एस का फॉर्मूला आ गया। देख लो, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। थोड़ा सा फास्ट चले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये सारी चीजें आती हैं, वर्कडन वगैरह आता है, उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलेगा क्या ये? देख लो एक बार, अगर लगे नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। चलेगा ये? देख लो एक बार आइसोथर्मल का कहानी फॉर्मूले का, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, मान लो अपने को किसी ने बोल दिया कि आइसोबारिक में बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा, या आइसोकोरिक किसी ने बोल दिया, चलो आइसोकोरिक मान लो दे दिया, पहले आइसोकोरिक कर लेते हैं। अब आइसोकोरिक में हमको पता है डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होती है, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब हमको पता है कि ds बराबर जो अपने पास dq है, dq के जगह dq/t है, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं du/t। du/t लिख सकते हैं, इसका मतलब du की वैल्यू हमको पता है, ये होता है ncv/dt/t। अब dt/t का इंटीग्रेशन मार लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ncv आपके पास हो जाएगा T2/T1। ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा एस का फॉर्मूला। चलेगा क्या ये देख लो एक बार अच्छे से। किसने बोल दिया आइसोबारिक में बताओ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा आइसोबारिक में, मुझे फटाफट से बता दे। ये चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो बताओ, अपन डिस्कस करेंगे, चलेगा तो आगे बढ़ेंगे सीधा सीधा। सर चल जाएगा। चल जाएगा, बढ़िया। इतना दुखी होके क्यों बोल रहे हो चल जाएगा, बताओ तो, ऐसे थोड़ी होता है। तो अपने पास ये सर आता है मेरा गला खराब हो गया है। अच्छा गला खराब हो गया, ठीक है कोई बात, मैसेज कर दो बेटा। तो अपने पास है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे लगाते हैं फटाफट से। तो डी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो आप यहाँ फटाफट से पुट कर लें, यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू मतलब डी यू माइनस डी डब्ल्यू बाई
टी। ठीक है, अब यहाँ अगर ध्यान दो तो अपन इसको लिख सकते हैं डी 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 डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं आइसोबारिक में पीडीवी, माइनस पीडीवी लिखते हैं प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस होके, और पीडीवी को चाहे तो हम क्या लिख सकते थे, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, एनआरडीटी भी लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं एनसीवीडीटी, एनसीवीडीटी प्लस एनआरडीटी। पीडीवी को हमने लिखा माइनस माइनस पीडीवी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और पीडीवी को लिख लिया एनआरडीटी डिवाइड बाई टी। देखो एनसीवी यहाँ पे डीटी कॉमन है, दोनों तरफ से निकल गया, एन भी कॉमन है, तो एन डी कॉमन निकाल दे तो ये सीवी प्लस आर हो गया। सीवी प्लस आर का मतलब क्या होता है, सीपी डिवाइड बाई टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, कहानी खत्म। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो डीएस बराबर हो जाएगा आपके पास एन एन सी पी एल एन T2 बाई T1, और डीएस का मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब हो गया डेल्टा एस। तो यहाँ पे इसको हटाओ फटाफट से, यहाँ पे डेल्टा एस लिखो, खत्म खेल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आइसोबारिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज। तो ये आपको सारे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज बता दिया कि आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, कैसे फॉर्मूला लगाइएगा। डन है, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, एक बार 2 मिनट का टाइम ले लो, अच्छे से देख लो, किसी में दिक्कत लगे तो पूछो, फिर आगे बात करेंगे अपन। सर एक बार आइसोथर्मल का दिखाना। देख लो, हो गया सर। ठीक है, चलो बढ़िया। सर स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होती है या नॉर्मल कंडीशन में? देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिपेंड इस बात पे करता है ना कि तुम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो तो 1 मोल ले रहे हो। अब तुम मान लो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई सब्सटेंस 1 मोल से कम ले लूंगा, तो नहीं लग रहा है कि अगर मान लो 1 मोल से कम ले लिया और हीट का अमाउंट सेम है, तो अगर हीट का अमाउंट सेम है और जो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है 1 मोल से कम है, मतलब उस केस में एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगी। लेकिन उसी केस में मान लो अमाउंट ज्यादा ले लिया, 1 मोल से ज्यादा ले लिया, और उस केस में अगर हम अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस केस में एंट्रोपी चेंज कम होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा टेम्परेचर चेंज करने पे, ज्यादा वहां पे हीट देने पे आपके पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा पहले तो कि भैया अमाउंट कैसा है। दूसरी चीज इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई चीज लिया, मान लो कोई स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया, हीट दे रहा हूं मैं 25 डिग्री पे हीट दूंगा और 100 डिग्री पे हीट दूंगा। 100 डिग्री पे दूंगा तो चेंज छोटा होगा, 25 डिग्री पे दूंगा तो चेंज ज्यादा होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे देंगे तो चेंज कम ऑब्जर्व होता है, कम टेम्परेचर पे देते हैं तो चेंज ज्यादा ऑब्जर्व होता है। डन है, यस सर। चलिए। तो ये आपके पास कहानी हो गई एंट्रोपी चेंज की, कि एंट्रोपी होता क्या है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कैसे कैसे बनाते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एंट्रोपी पे बेस्ड ही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, जो किसी काम का नहीं है। कहता क्या है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्ड लॉ क्या कहता है, कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, आपने 0 केल्विन ले लिया है, एट 0 केल्विन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। कहता है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, 0 केल्विन है, उस समय एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसकी एंट्रोपी 0 होती है, ये मानते हैं हम। बाकी और कोई चीज नहीं मानते 0, लेकिन हाँ कभी और केस में नहीं मानते, लेकिन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 मानते हैं। नेक्स्ट थिंग, अपने पास सेकेंड लॉ से ही एक कहानी आती है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है ना वो एनर्जी जो एक्चुअल वर्क के लिए अवेलेबल हो।
एनर्जी अवेलेबल फॉर एक्चुअल वर्क। बोलता है कि जो रियल में काम करने के लिए एनर्जी अवेलेबल होता है ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलता है कि गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है ये H माइनस TS के बराबर होता है। मतलब H इज इंथैल्पी, T इज टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी। कहता है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर, इस कहानी में अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आपके पास कहानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dg इक्वल्स टू DH माइनस T डेल्टा S। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि जब ये डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो उस समय हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लेके चलते हैं, प्रेशर को भी कांस्टेंट लेके चल रहे होते हैं। ये कहानी है। ठीक है, तो dg इक्वल्स टू DH माइनस T डेल्टा S। अब आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। DH बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप वहां से पुराने वाला इक्वेशन उठा कर लिखाइए, वहां से DH आप पुट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि DG का मतलब होता क्या है। बट उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा मतलब है कि DG कुछ और नहीं है, DG इज बेसिकली, या फिर G इज बेसिकली इफेक्टिव अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज अवेलेबल। देखो, एक और भी चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, कि हम पढ़ते क्या है कि वर्क डन का मतलब होता है P डेल्टा V मेनली, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत काम का वर्क नहीं होता है। जो रियल में बहुत ज्यादा काम प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है, दैट वर्क इज इक्वल टू VDP। VDP जो वर्क है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखा है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में हम थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, इसी वजह से हमको ये गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करना पड़ता है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपके पास VDP वाली कहानी को टैकल कर लेता है। बट उसकी जरूरत नहीं है, उतना आता नहीं है या उतना सिलेबस अपने है नहीं, तो उसको दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, चलो, अब ये अपने पास डीजी कहानी हो गई। अब सीधा सा फंडा क्या कहता है, कहता है कि जब आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगा, जब आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव होगा, तो कहता है कि वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। कहता है कि जब आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा, तो कहता है कि वो प्रोसेस जो है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए हमने दो तरीका समझा, या तो सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव हो जाए, जो पिछले लॉ में देखा था कि अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, या अगर आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो निगेटिव आ रही है, तो भी उस केस में हम कहते हैं कि दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। सवाल उठता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप से हो सके, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब वो प्रोसेस जिसको कराने के लिए आपको एफर्ट देना पड़े। देखो, जैसे ये जो स्टाइलस है ये जमीन पे आ जाएगा, ये अपने आप से गिर रहा है, तो इसका गिरना इज स्पॉन्टेनियस, और यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाना इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब सवाल उठता है कि क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो तभी होगा जब आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क डन कीजिएगा, वो अपने आप से स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जैसे इस मार्कर को या इस स्टाइलस को उठा के ऊपर लेके जाना, ये स्पॉन्टेनियस हुआ, काम तो हुआ ही, कब हुआ? जब मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया। तो कहता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो भी स्पॉन्टेनियस होगा जब आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा। तो उसी तरीके से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा जब आप उसको रिवर्स कीजिएगा। मतलब ये ऊपर से नीचे जाना वाज स्पॉन्टेनियस, तो नीचे से ऊपर जाना वाज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका नीचे से ऊपर जाना वाज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ऊपर से नीचे आना वाज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल ऑफ ईच अदर। अगर एक तरफ आप वर्क डन कर रहे हैं उस प्रोसेस को कराने के लिए, तो ऑब्वियसली दूसरे तरफ हो जाएगा, तो अपने आप से आपको वर्क डन वो मिल जाएगा, आपको रिटर्न में मिल जाएगा। यही पूरी कहानी है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की। तो अगर हम चाहें तो मैं आप बड़े प्यार से कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस आर अपोजिट टू ईच अदर। बोलता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। चलेगा क्या? यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़े, क्वेश्चंस करने का आएंगे। इसका एक टेबल भी है, उस पर आएंगे, पर पहले क्वेश्चंस करेंगे, उस टेबल को बाद में देखेंगे। चलेगा? सर इनके साइन में दिक्कत होती है सर। किसके साइन में दिक्कत होती है बताओ? सर जैसे अगर हमने H को पॉजिटिव ले लिया, S को पॉजिटिव ले लिया, तो सर टेम्परेचर क्या लेंगे, हाई लो?
आ रहा हूँ, उस केस पे भी नहीं आया, वो मैं समझ रहा हूँ कि भैया आपके पास अगर मान लो कि आपके पास इंट्रोपी चेंज निगेटिव है, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, तो बताओ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? अगर कुछ होगा तो हाई पे होगा कि लो पे होगा? वैसे केस पे भी नहीं आया, वो सबसे लास्ट थिंग है, वो सबसे लास्ट पे बात करेंगे। उससे पहले बस अब जनरल चीज पे बात कर रहा हूँ, मैं केस वाले पे बात नहीं कर रहा अभी, मैं वैसे क्वेश्चन में नहीं दूंगा अभी, ठीक है? अभी रुक जाओ, उस वाली कहानी को रुक जाओ, उसके लिए परेशान नहीं हो। वो समझ, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वही है, देखो उससे मैं मना नहीं कर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन उस पर भी आए नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट से मुझे बताओ सॉल्व होगा कि नहीं होगा। बोलता है कि बताइए मेल्टिंग पॉइंट कितना है अगर इसका एंट्रोपी चेंज दे दिया है आपको और हीट एब्जॉर्ब दे दिया है। हीट एब्जॉर्ब दे दिया मतलब आपको डेल्टा एच पता है, सॉलिड है तो मतलब डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन पता है। और याद करो मैंने बताया था सॉलिड लिक्विड के लिए डेल्टा एच बोले, क्यू बोले, डेल्टा यू बोले, तीनों का मतलब सेम है। फटाफट से मुझे बताओ सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी से। और चूंकि आपके पास मेल्टिंग या बॉइलिंग जब कभी होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वहां टेम्परेचर वेरी नहीं करता, तो आप सीधे लगा सकते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा एच टी आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल कुछ, नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस करना है तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा बाहर से। ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, जल्दी देख के मुझे बताओ, घर पे करते रहना, फर्जी क्वेश्चन है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी पुट कर देना है, आपके पास क्यू की जगह डेल्टा एच डालना है, सॉलिड है, क्यू बोले डेल्टा एच बोले या फिर डेल्टा यू बोले मतलब सेम ही होता है। मेल्टिंग हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है, तो कोई इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे पहले लिखेंगे डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, चूंकि मेल्टिंग है टी कांस्टेंट होगा कितना भी आप हीट दोगे तो, ठीक है? क्यू जो है वो टी का फंक्शन नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू यहाँ पे क्यू बाई टी। क्यू की जगह अगर हम चाहें तो हम सीधा साधा पुट कर सकते हैं, सॉलिड है तो डेल्टा एच या फिर डेल्टा यू, ये सारे के सारे बराबर होते हैं सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए, डेल्टा एच डेल्टा यू और क्यू, ठीक है? आंसर चाहिए लकी तो एक काम करो, इस नंबर को लो, इस नंबर को लो, डिवाइड कर लो, बात खत्म हो जाएगा, कर लेना। मुझे आंसर याद नहीं है, बोलोगे तो डिवाइड करके बता दूंगा मैं, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन करो, ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, करो फटाफट से। बोलता है ये रिएक्शन दे दिया, एंट्रोपी चेंज दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, नीचे में डेल्टा एच दे दिया है, डेल्टा एच दिया है आपको, पूछा है बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस। शुरू हो जाओ, लास्ट वाला जो केस बताया डेल्टा जी वाला वही लगाना है आपको। डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ये चेक करना है, निगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, नॉन पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। करो फटाफट से। लकी जरा यूनिट भी चेंज कर, यूनिट भी देख लो बाबू, एक किलो में दिया हुआ है, थोड़ा इज्जत दे लो बेचारे को। हाँ पहले वाले का ही बोल रहा हूँ लकी बाबू। देखो एक दिया है किलो जूल हीट, थोड़ा इज्जत दे के जूल में कन्वर्ट कर लो बेचारे को, क्या बिगाड़ा है इसने? सेकंड वाला देखो डेल्टा जी आपके पास क्या आ रहा है, मुझे बस डेल्टा जी बता दो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, इतना ही इंटरेस्ट है मुझे जानने में। नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव आएगा तो बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, इसलिए प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। ये याद रखना है, इस स्टेटमेंट को देखो, ये बड़ा फंसाने वाला स्टेटमेंट है। बोलता है कि इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इंट्रोपी चेंज वाई रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। भाई साहब इंट्रोपी चेंज तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका दिया हुआ है, ये दिस इज गिवन फॉर द सिस्टम ओनली,
और मैंने आपको कहा था, स्टार्ट में ही बोला था कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है ये होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का तो इसने एंट्रोपी चेंज दिया ही नहीं, इससे तो कह रहा है कि भैया ये पॉजिटिव है, सॉरी ये निगेटिव है। अगर इसकी वैल्यू अगर इसने दे दिया कि ये भैया सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निगेटिव है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स तो भैया निगेटिव हो जाना चाहिए। अबे ये इसके निगेटिव होने से थोड़ी ये निगेटिव हो जाएगा, इसको भी तो आपके पास निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है इस केस में। इस केस में क्या होता है, ये होगा निगेटिव और ये वैल्यू आएगी आपके पास पॉजिटिव, टोटल सम आएगा पॉजिटिव, इसीलिए डेल्टा एस जो आएगा ओवरऑल पॉजिटिव। इस वजह से प्रोसेस जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम इससे नहीं चेक करना चाहते, हम डेल्टा जी से चेक करेंगे। तो डेल्टा जी बराबर क्या बोलेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमको ये पता, हमको ये पता, हमको ये पता, यहाँ से निकलेगा डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, खेल खत्म। तो दोनों तरफ से एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया कैसा क्यों है। किसने बोल दिया कि बता इसके सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या हुआ होगा, आप कहिएगा कि ये चूंकि -549 है तो सराउंडिंग का +549 से ज्यादा हुआ होगा, तभी जाके दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव आएगा। बात भेजे में गई क्या? जल्दी से मुझे बता दो, ये बात भेजे में गई जो मैंने अभी समझाया, कि पक्का से पक्का जो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज हुआ होगा वो -549 के पॉजिटिव से ज्यादा हुआ होगा, तभी तो टोटल सम कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। और तभी जाके ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, या डेल्टा जी से तो हम चेक कर ही सकते हैं कि डेल्टा जी चूंकि नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। यस सर, वो ज्यादा ही है, जो एंट्रोपी वो सारी एंथैल्पी है वो ज्यादा आ रही है नेगेटिव में। एंथैल्पी नहीं आ रही है इस केस में, देखो समझो होता क्या है, मैं तुम्हें वापस से समझा रहा हूँ। सर वो नेगेटिव में ज्यादा है ना, तो टोटल नेगेटिव ही हो जाएगा डेल्टा जी। तो बिल्कुल टोटल डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, तो यस डेल्टा जी से, हाँ डेल्टा जी से एक्सप्लेनेशन आया ना, बोलेगा डेल्टा एस से ही एक्सप्लेन करो, तब कैसे करोगे? सर, डेल्टा एस नहीं, मैं डेल्टा एच और एस वाले को कंपेयर कर रही थी, एच तो बहुत ज्यादा है। अग्री, मैं डेल्टा तो लेकिन डेल्टा जी का बेटा फॉर्मूला लगा रही है ना। मैं यस कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे डेल्टा जी नहीं आता, मुझे टीचर ने नहीं पढ़ाया, मुझे बस ये पता है कि ओवरऑल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन में दिया है आपको सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग यस के सर, एंट्रोपी चेंज का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। अब नहीं है। सिस्टम का अगर निगेटिव है तो पक्का पक्का सराउंडिंग का जो है ना वो इतना पॉजिटिव रहा होगा कि ये दोनों ज्यादा मिलके जो है हाँ बड़े पॉजिटिव बन गए होंगे, और इस यस वजह सर, से ये यूनिवर्स, हाँ एग्जैक्टली, तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी। यस सर, ठीक समझ है, गए। चलो बढ़िया, वेरी गुड। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो फटाफट से, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। सर इसमें आइसोबारिक वाला लगेगा क्या फॉर्मूला? देखो इसमें एक काम करो, तुम्हारे पास दो कंडीशंस हैं, बिल्कुल आइसोबारिक भी लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन तुम इसमें बेटर ये होगा कि तुम ऐसे सोच के देखो कि एक बार तुमको करना पड़ेगा यहाँ पे आइसो, क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? ठीक है, मुझे पढ़ लेने दो एक बार। बोलता है कि 3 मोल्स है, 300 केल्विन पे है, 5 डेसीमीटर क्यूब है। बोलता है गैस को 320 पे पहुंचा दिया, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। हाँ आइसोबारिक लगाओ, खेल खत्म, और क्या।
हो गया सॉल्व 17। देखना पड़ेगा बेटा आंसर, एक बार देख लेता हूँ। नहीं 17 तो नहीं आएगा, कुछ अलग आ रहा है। चार ना, क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई, क्या दिक्कत है इसमें? एक मिनट रुको तो। अभी तक तो किसी का आंसर सही नहीं है। 40 नहीं, ऐसा क्यों गड़बड़ है? अच्छा एक चीज इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखोगे ना तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये 300 है, ये 5 डेसीमीटर क्यूब है, 320 है, ये 10 डेसीमीटर क्यूब है। रेशियो सेम नहीं आ रहा है ना। 300 से 320, 5 से 10, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं मान सकते तुम इसमें। प्रेशर कांस्टेंट मान के मत सॉल्व करो, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, सर क्योंकि ये कैसे होगा सर बता दो, ये बहुत दिमाग चलो खराब होता है ठीक इसमें। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ। देखो यहाँ ध्यान दो, क्या ये पहले तो डिसाइड करता है आइसोबारिक है कि नहीं है? नहीं है आइसोबारिक। देखो 300 से अगर मान लो ये वॉल्यूम 5 था, अगर प्रेशर मैं कांस्टेंट मानता हूं तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया अपने पास, कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे T1/T2 ये मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए था V1/V2, बट यहाँ पे तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 300 है, ये T2 आपके पास 320 है, V1 जो आपके पास 5 है और V2 जो आपके पास है वो 10 है, तो ये रेशियो मेंटेन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आइसोबारिक तो नहीं है। आइसोबारिक नहीं है तो एकदम इंट्रोपी के बेसिक फॉर्मूला शुरू करते हैं कहानी। चलिए, अपने पास एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज Ts इक्वल्स टू dq/t। चलो dq को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम dq को चाहे फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, तो फर्स्ट लॉ यूज करके लिख सकते हैं दैट इज du माइनस dw/t। अब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं du, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं du प्लस pdv/t, pdv/t। अब मुझे देखो दो चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, वो क्या दिख रही है कि मेरा वॉल्यूम भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है। मतलब ये पूरा पूरा कहानी ना वॉल्यूम और टेम्परेचर के फंक्शन पे चल रहा है। ठीक है, तो अपन इसको लिखते हैं डी यू को लिख सकते हैं एन सी वी डी टी का dt प्लस pdv को हम चाहे तो हम लिख सकते हैं एन आर डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके ओके, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, सर यही तो बारीक वाला था, आइसो एक सेकंड। बारीक। हाँ, अब यहाँ पे अपने पास कहानी क्या है ना, देखो du को तो हम लिख सकते हैं ऐसे n, इस भाई साहब को हम लिख सकते हैं एन सी वी डी टी प्लस, देखो ये जो पीडीवी है, अपने पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम अपने पास बदल रहा है। ये हमको नहीं पता चल रहा है इसमें कि वॉल्यूम कैसे बदल, मतलब वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग अपने पास कहानी है। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो डिवाइडेड बाई टी, और ये देखो pdv/t को अलग लिखते हैं। अब देखो इसको अपन कैसे चेंज करते हैं, pdv/t को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो pv इक्वल्स टू nRT। यहां से हम एक काम करते हैं, हम यहाँ p की जगह पे लिख सकते हैं nRT/v। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस तरीके से, देखो p बराबर लिख सकते हैं nRT/v। तो हम इस p को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस nRT/v से, तो अपने पास कहानी क्या बन जाएगा, दैट इज, इधर वाले को इंटीग्रेट चलो, इधर वाले को पहले लेके चलते हैं, उधर वाला सेम रहने वाला है। तो P बराबर हो जाएगा nRT/v, तो दिस इज nRT/v, ऊपर में dv नीचे में t, ये t कैंसिल हो गया, तो अपने पास ये बेसिकली बच जा रहा है nRdv/v, और इधर अपने पास बच रहा है ncv/dt। चलेगा? अब दोनों साइड इंटीग्रेट मारो, तो जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट मारा ds को लेके, तो ये इंटीग्रेट और ये पूरा इंटीग्रेट। ठीक है, अब ये जैसे पूरा इंटीग्रेट हुआ तो तुम्हारे पास कहानी क्या बन गया, ये बन गया आपको एन सी वी डी डेल्टा, एन सी वी एल एन
T2 बाई T1 प्लस NR dV बाई V क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा NR ln V2 बाई V1 और ये आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा एस। अब इस फॉर्मूले को लगा लो, बात खत्म। फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है। बात भेजे में गया क्या क्या किया? समझ में आ रहा है क्या किया है? सर इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं कांस्टेंट माना। कहाँ कांस्टेंट माना मैंने? किसी यस चीज को सर, कुछ कांस्टेंट भी नहीं नहीं माना, है कोई सर, कांस्टेंट इसमें नहीं। दिमाग खराब हो रहा था, इसमें कुछ कांस्टेंट ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा ना ये? यस सर, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये क्या हो रहा है ना, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन में आ जा रहा है। करो सॉल्व इसको। हाँ स्नेहा बढ़िया, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब तो वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो, बात खत्म है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। कीजिए सॉल्व सारे लोग जल्दी से। 19.7, हाँ ठीक है, 19.7 आएगा आंसर, करेक्ट। बढ़िया। चलो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वही डेल्टा जी की कहानी पे, कि भैया डेल्टा जी अलग अलग केस में कैसे चलता है। चलिए तो मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला अपने पास लगना है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को पॉजिटिव लेता हूँ, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों को मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ। अब सोचते हैं क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव ये वैल्यू पॉजिटिव, और ये तो भैया कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होना है। अब सोचो क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल के लिए किसी केस में टेम्परेचर मान लो, मैं मान लेता हूँ हर जगह मैं टेम्परेचर मान के चलूंगा फिलहाल, कि एक केस में 10 केल्विन एक केस में 100 केल्विन, दो टेम्परेचर मानूंगा मैं। मान लो डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास थी 100, टेम्परेचर है 10, और डेल्टा एस की वैल्यू मान लो है मेरे पास 20। तो अगर ये 20 है तो ये हो गया 200, ये हो गया 100, वैल्यू आ रही है निगेटिव। उसी जगह पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो मान लो मेरे पास अगर डेल्टा एस 20 है, और मेरे पास अगर टेम्परेचर जो है, इसको थोड़ा कम करता हूँ, मान लो टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ 5, तो अगर टेम्परेचर मैंने 5 ले लिया तो 100 आ रहा है। अगर टेम्परेचर मैंने 4 ले लिया तो ये 80 आ जा रहा है, 80 आ रहा है, तो ये 100 और ये 80। तो उस केस में वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी पॉजिटिव। और पिछले वाले केस में जब ये 100 लिया और ये 4 की जगह पे 10 लिया था, 10 इंटू 20 किया था, तो आपके पास वैल्यू आई थी निगेटिव। मतलब कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और टेम्परेचर हाई है तो डेल्टा जी निगेटिव, और टेम्परेचर लो है तो डेल्टा जी पॉजिटिव। क्लियर है क्या ये समझ में आ गया कहानी जो अभी बोला? टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है अगर दोनों पॉजिटिव लिया तो? जल्दी बताओ मुझे। किसने बोला था ये टेम्परेचर वाली कहानी की समझ में नहीं आती है? जब टेम्परेचर लो है अपने पास तो ये पॉजिटिव है, जब टेम्परेचर हाई है तो ये निगेटिव है। डन है क्या? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं।
कि अगर ये दोनों अपने पास वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाए तो क्या होगा। चलो दोनों निगेटिव ले लिया तब क्या होगा, चेक करते हैं। दोनों नेगेटिव ले लिया, मान लो ये लिया है अपने पास -10, मान लो अपने पास टेम्परेचर था 10, और मान लो डेल्टा जो एस है ये भी है -10, -10 ये माइनस का 100, चलो ये थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, तो ये आपके पास मजा नहीं आएगा, चलो -10 ही रखा, ठीक है। और डेटा एक सेकंड बस थोड़ा डेटा, -100, ये आप ले लीजिए -15, और ये ले लो -10, ठीक है। चलो अब मुझे क्या दिख रहा है, -100 और ये माइनस आ गया 150, मतलब आपके पास जब दोनों निगेटिव है और ये 15 लिया तो इस केस में वैल्यू निगेटिव आ रही है। अपने पास ये -100 ही ले रहा हूं, यहाँ पे -15, टेम्परेचर -15 के बजाय मैं 5 ले रहा हूँ, टेम्परेचर 5 लिया, ये -10 लिया, -10 -50 माइनस ये -10 -5 +50 +50 -100, तो ये आपके पास कितना आ जा रहा है, दैट विल बी इक्वल, कुछ उल्टा बोल दिया, ओहो सॉरी सॉरी, ऊपर वाला इज पॉजिटिव, ये जी ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। देखो ये आया था आपके पास +150 और ये आया था माइनस का 100, तो 50 आ गया। ये आपके पास आया था -50, ये आया था ये आया था +50, ये आया था -100। आपके पास ये क्या आ गया, +50 -100, तो लेस देन 0। मतलब मुझे दो केस दिखा, टेम्परेचर हाई तो एंट्रोपी ग्रेट, डेल्टा जी जो है वो ग्रेटर देन 0, टेम्परेचर लो तो डेल्टा जी लेस देन 0। चलेगा क्या, डन है। ये देखो फटाफट से और मुझे बता दो एक बार, तो ये हाई ये लो, कहानी क्या हो रही है, इस हाई वाले में पॉजिटिव, इस हाई वाले में, इस लो वाले में नेगेटिव। डन है, देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। नेक्स्ट आ रहे हैं अपन लास्ट वाले पे, फटाफट से इस पे आते हैं। ये सबसे आसान है, इसमें लोड ही नहीं है। देखो कहता है कि इसको पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया तब क्या होगा, और एक बार इसको नेगेटिव लिया इसको पॉजिटिव लिया, ये सबसे आसान वाले केस हैं। चलो अब यहाँ सीधे से ये दिख रहा है कि अगर भाई साहब ये आपके पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये निगेटिव है, माय बैड, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल जिंदगी भर ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस निगेटिव, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। उसी तरह से ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू निगेटिव ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या रहेगा, ये निगेटिव और निगेटिव में निगेटिव ऐड होगा तो क्या रह जाएगा, निगेटिव ही रह जाएगा, तो दिस विल बी निगेटिव। मुझे एक बात बता दो, ये टेबल में अभी भी कोई समस्या है तो जल्दी बताओ मुझे, घर जाके एक बार इसको अच्छे से सोचना जरूर, लेकिन मैंने अभी समझाया नौ समस्या। कोई समस्या नहीं। स्पॉन्टेन, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। डन है, ठीक है। चलो अगले क्लास में इस पे बेस्ट Yes. क्वेश्चन करेंगे, अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा, अगले क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को रैप अप कर देंगे। डन है, ओके सर। जी सर। चलो ठीक है, ओके ओके बाय बाय, ठीक है। आज के ओके, सबक बाय सर। समाप्त है, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, चलो बाय।